आज उस पर बहुत ही रूप आया था। कमसिन सी माया दुल्हन बनी बैठी थी और अपने आसपास मौजूद हर किसी के होश उड़ा रही थी। उसकी आंखों का सुनहरापन उसे सबसे अलग बनाता था। 19 साल की माया की आज अपनी माँ की दोस्त के बेटे शेखर से शादी थी। शेखर उसका बचपन का मंगेतर था और ये रिश्ता शेखर की माँ सुमित्रा जी की तरफ से तय हुआ था। बचपन से ही सुनहरी आंखों वाली और दूध जैसी गोरी माया सुमित्रा जी को बहुत ही पसंद थी। उन्हें हमेशा से एक बेटी की कमी महसूस होती थी, जिसे वे माया को जी भर कर प्यार देकर पूरा करना चाहती थीं। और फिर उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए 5 साल की माया को अपने 12 साल के बेटे शेखर के लिए मांग लिया था। माया की माँ भी मान गई थी। वैसे भी उन्हें अपनी सहेली सुमित्रा जी बेहद प्यारी थी, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। यूं बचपन की मंगनी आज अपने अंजाम तक पहुंच रही थी। माया शेखर से ज़्यादा घुली मिली तो नहीं थी, लेकिन अपनी सुमित्रा आंटी के बेहद करीब थी और उनसे दिल से मोहब्बत करती थी। सुमित्रा जी भी उसे अपनी लाडली मानती थी और आज विदा करके अपने साथ ले जा रही थी। बारात के स्वागत की तैयारी हो चुकी थी। बस बारात का इंतज़ार था, जो लंबा होता जा रहा था। महेंद्र साहब ने शहर के सबसे बड़े वैकवेंट हॉल में आज ये फंक्शन रखा था। माया उनकी लाडली बेटी थी और बड़ी बेटी काजल के घर से विदा होने के बाद तो वो उनकी आंखों का तारा ही बन गई थी। उसकी आंख से निकला एक आंसू भी उसके दिल पर चोट कर गया था। आज उन्होंने अपनी माया की शादी में अपने सारे अरमान पूरे किए थे। पिता की इतनी मोहब्बत देखकर माया की आंखें बार बार भर आती थीं। भानु प्रताप, बेटा क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब खैरियत तो है ना? महेंद्र साहब बाहर से अंदर आते हुए भानु प्रताप को ओम प्रकाश जी के पास खड़ा देखकर पूछ बैठा था। दोनों के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। कुछ नहीं अंकल जी, आप अंदर चलिए। भानु प्रताप ने बात टालते हुए उन्हें अंदर वापस भेज दिया, जबकि महेंद्र साहब फिर से शेखर के नंबर पर कॉल मिलाने लगे थे। भानु प्रताप को समझ नहीं आ रहा था कि वो महेंद्र जी को कैसे बताए कि जिस खुशी के लिए वे इतने अरमानों से बारात के स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं, वो खुशी अब खतरे में है। थोड़ी देर पहले भानु प्रताप के फ़ोन पर उसी की कॉल आई थी और उसने जो कुछ कहा था उसे सुनकर भानु प्रताप का दिमाग सुन्न हो गया था। अगर ये बात महेंद्र साहब को पता चल जाती तो उन्होंने पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती। उधर ओम प्रकाश जी और भानु प्रताप इसी नए मसले पर बात कर रहे थे कि महेंद्र साहब फिर से बाहर आ गए। वो साफ परेशान थे क्योंकि शेखर उनका फ़ोन नहीं उठा रहा था। कोई बात है तो मुझे बताओ बेटा, महेंद्र साहब बोले। भानु प्रताप उनका सबसे करीबी था, दोस्त के बेटे से बढ़कर, जिसे वे बेटे जैसा ही मानते थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि बेटे की कमी उन्होंने भानु प्रताप से ही पूरी की थी और काजल के साथ जो कुछ हुआ था उसके बाद भी भानु प्रताप के दिल में महेंद्र जी और उनके परिवार के लिए कोई कड़वाहट नहीं आई थी। वो आज भी उन्हें उतनी ही इज्जत और प्यार देता था। कुछ नहीं अंकल जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। भानु प्रताप खुद घबराया हुआ था लेकिन महेंद्र साहब को तसल्ली दे रहा था। तभी महेंद्र साहब के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। उन्होंने हेलो कहते हुए फ़ोन कान से लगाया और दूसरी तरफ से जो कुछ कहा गया उसे सुनते ही वो गिरते गिरते बचे। शायद उधर से कॉल कट चुकी थी, क्योंकि महेंद्र साहब बार बार हेलो हेलो करते रहे लेकिन कोई जवाब नहीं आया। क्या हुआ अंकल जी, सब ठीक तो है ना? भानु प्रताप ने जब उनके चेहरे की हालत देखी तो वो बुरी तरह से घबरा गए। महेंद्र साहब की आवाज़ काँप रही थी जब उन्होंने कहा वो बारात नहीं ला रहे। महेंद्र साहब की बात पर भानु प्रताप के पापा ओम प्रकाश के चेहरे का भी रंग उड़ा था। महेंद्र जी भी अपनी जगह पर लड़खड़ा गए थे कि पास खड़े भानु प्रताप ने उन्हें फौरन संभाला। अंकल आप ठीक है ना? महेंद्र साहब का हाथ अपने दिल की तरफ गया था। अंकल जी कुछ नहीं हुआ, प्लीज़ संभलिए खुद को। भानु प्रताप खुद भी घबरा गया था। महेंद्र हम हैं ना तुम्हारे साथ, खुद को संभालो यार, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है हर मोड़ पर। ओम प्रकाश तो रो पड़े थे। उस वक्त वे हॉल के एक तरफ मौजूद जेंट्स साइड में थे, जहां लोगों की भीड़ कम थी। उन्होंने महेंद्र साहब को चेयर पर बिठाकर पानी पिलाया। हुआ क्या, कुछ तो पता चले।
तभी रमेश मामा भी वहां आ पहुंचे थे। वे भी परेशान थे। शेखर किसी और लड़की को पसंद करता है, माँ से कह चुका है, लेकिन उसकी माँ ने उसकी नहीं सुनी। शेखर आज शहर छोड़कर चला गया और उसी का फ़ोन आया था और माफ़ी भी मांग रहा था। महेंद्र जी दुख भरे लहजे में बोले, उसकी माफ़ी गई भाड़ में, हमारी बेटी का मजाक बना दिया। शर्म नहीं आई उन्हें ये सब करते हुए। रमेश मामा भी गुस्से से काँप उठे थे। ये समय शोर मचाने का नहीं है, समझदारी से काम लेने का है। महेंद्र जी ने खुद को संभालते हुए सबको शांत रखने की कोशिश की। हद हो गई महेंद्र भाई, उन्हें हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की। बहन बेटी की इज्जत काज से भी ज़्यादा नाजुक होती है। दिल करता है गोली मार दूं उस नालायक को। शादी नहीं करनी थी तो पहले ही मना कर देते। दूसरों की इज्जत का तमाशा बनाकर क्या सुकून मिला। रमेश मामा किसी भी हाल में चुप होने को तैयार नहीं थे। उन्हें बार बार शेखर की माँ पर गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने जानबूझकर सबको इस हालत में पहुंचा दिया था कि अब सब परेशान खड़े थे। मेरी बच्ची, महेंद्र साहब ने दर्द से आंखें मींच ली। आप फिक्र ना करें, बस अपने आप को संभालें और भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। भानु प्रताप ने महेंद्र साहब को दिलासा देने की कोशिश की। उनकी उदास आंखें अचानक ही भानु प्रताप की ओर उठी। महेंद्र जी की वीरान आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी। क्या तुम शादी करोगे मेरी माया से? महेंद्र साहब की इस बात पर एक पल को वहां सन्नाटा छा गया। कुछ पल के लिए कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। भानु प्रताप ने पथराई हुई आंखों से महेंद्र साहब की ओर देखा। वो ये क्या कह रहे थे? माया उससे 11 साल छोटी थी, वो कैसे उससे शादी कर सकता था? तभी महेंद्र साहब ने फिर कहा, बोलो भानु, क्या करोगे तुम शादी मेरी माया से? अपनाओगे उसे? उसका हाथ थामते हुए कहा तो भानु प्रताप मुश्किल से खुद को काबू में रखते हुए खड़ा हुआ। अंकल जी, आप पर तो मेरी जान भी कुर्बान है, 1 मिनट भी देर नहीं करूं। लेकिन भानु प्रताप उलझन में पड़ गया। माया को मैंने कभी उस नज़र से नहीं देखा अंकल, और इसके अलावा सबसे बड़ी वजह काजल है। आप जानते हैं ना कि मेरी शादी काजल से हो चुकी है और वो मर गई है। वो हम सब के लिए। भानु प्रताप, तुम जानते हो 2 साल पहले वो घर छोड़कर चली गई थी और आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ है। फिर उसे भूल क्यों नहीं जाते? महेंद्र साहब झुंझलाते हुए बोले। उन्हें जितनी माया अजीज थी काजल से, उतनी ही नफरत थी। वो भानु प्रताप के नाम से जुड़ी होते हुए भी किसी और लड़के के साथ घर से भाग गई थी और आज तक वापस नहीं आई थी। आपकी बात सही है, लेकिन कानून इसकी इजाज़त नहीं देता और हमारे धर्म में भी एक वक्त में 2 बहनों से शादी नहीं हो सकती, और काजल को मैंने अब तक तलाक भी नहीं दिया। भानु प्रताप ने गंभीर सच्चाई सामने रखी थी। एक पल को फिर सन्नाटा छा गया। भानु, काजल मेरी सगी बेटी नहीं थी। अपनी सगी बेटी माया की जिंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए बरसों पुराना राज महेंद्र साहब ने आज खोल दिया था। क्या मतलब? भानु प्रताप समेत सब लोग हैरान थे। काजल हमें कहीं से मिली थी। मैं और ललिता हनीमून के लिए दूसरे देश गए थे। वहाँ काजल को कोई हमारे अपार्टमेंट के पास ही बाग में छोड़ गया था। हमने उसे वहाँ से उठा लिया। उसके माता पिता को बहुत ढूंढा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। वो सिर्फ 1 दिन की थी जिसे मैंने अपना लिया था। महेंद्र जी की बात पर ओम प्रकाश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। भानु, ये रहस्य भी सुलझ गया है और तुम्हारे अंकल ठीक कह रहे हैं। तुम्हें भी अब आगे बढ़ना चाहिए। जब काजल ने इस रिश्ते की लाज नहीं रखी और तुम्हें छोड़कर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई, तो तुम्हें भी उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। ओम प्रकाश जी ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए नर्म लहजे में कहा, आपकी बात सही है पापा, लेकिन आप जानते हैं माया मुझसे कितनी छोटी है। बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बिल्कुल है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं। भानु, वो तुमसे बहुत छोटी नहीं है और कहीं भी ये नहीं लिखा कि लड़की छोटी हो तो शादी नहीं हो सकती। ओम प्रकाश जी भी दोस्त की बात से सहमत हो गए थे। आप समझ नहीं रहे, भानु प्रताप ने झुंझला कर कहा। बस फैसला हो गया भानु, माया से तुम्हारा विवाह अभी और इसी वक्त होगा, वरना मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ़ नहीं करूँगा। ओम प्रकाश जी ने ठोस अंदाज में कहा तो बेबसी से उनसे देखने लगा। कुछ ही देर में घर की महिलाओं तक भी ये बात पहुंचा दी गई थी कि शेखर बारात लेकर नहीं आ रहा। माया को तो यकीन ही नहीं आया था। उसकी जान से प्यारी सुमित्रा आंटी उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकती थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे।
आगे बढ़कर मोबाइल उठाते हुए उसने सुमित्रा आंटी को कॉल मिलाई। कॉल जाती रही लेकिन रिसीव नहीं हो रही थी। एक बार, दो बार, कई बार कॉल लगाई मगर हर बार कॉल जाती रही और किसी ने रिसीव नहीं किया। माया की आंखों से आंसू बुरी तरह बहने लगे थे। वो अब भी अविश्वास की हालत में मोबाइल थामे बैठी थी कि उसी पल उसके पापा महेंद्र और ओम प्रकाश जी कमरे में दाखिल हुए। माया ने खड़े होते हुए पथराई हुई निगाहों से उनकी ओर देखा। महेंद्र जी ने माया के सिर पर प्यार से हाथ रखा। बेटा, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। हर चीज में भगवान की भलाई समझो। वो इंसान को उसकी सहनशक्ति से ज़्यादा नहीं आजमाता। भगवान पर भरोसा रखो। उसने बहुत अच्छा सोच रखा होगा और वो यकीनन बेहतर लेकिन बेहतरीन देता है। वो ये सब क्यों कह रहे थे? माया हैरानी से उन्हें देखने लगी। बेटा, मैंने और तुम्हारे ओम प्रकाश अंकल ने फैसला लिया है। उम्मीद करता हूँ मुझे तुम इनकार नहीं करोगी। कैसा फैसला पापा? मैंने आपसे कब इनकार किया? माया ने खुद को संभाल लिया। बेटा, कुछ ही देर में तुम्हारा शादी भानु प्रताप से होगी। उम्मीद है तुम अपने पापा का सिर नहीं झुकने दोगी। क्या? लेकिन पापा, ये आप क्या बोल रहे हैं? भानु प्रताप जीजू, लेकिन वो तो दीदी के। बेटा, अपने दिमाग से उस लड़की को निकाल दो। अब हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और रमेश मामा अंदर चले आए। चलिए भाई, पंडित जी बुला रहे हैं। मुहूर्त निकल रहा है। माया अपने पापा को मना करना चाहती थी लेकिन सबकी मौजूदगी में उसके हाथ पांव बंध गए थे। वो चाहकर भी मना नहीं कर पाई। उसने अपने पापा की ओर देखा जिनकी निगाहें उसी पर टिकी थीं। माया को लगा जैसे उसके साथ जबरदस्ती हो रही हो। दिल पर पत्थर रखकर उसने खुद को शादी के लिए राजी कर लिया। बेजान वजूद के साथ जब वो मंडप में जाकर बैठ गई जहाँ पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, जैसे जैसे पंडित जी कहते गए वो करती गई। उसने एक बार भी भानु प्रताप की ओर नजर नहीं उठाई थी। कुछ ही देर में शादी भी पूरी हो गई। महेंद्र जी ने अपनी बेटी को सीने से लगाया। बेटा, आज मुझे तुम पर गर्व है। मेरी बेटी मेरा मान है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। आशीर्वाद देकर वे बाहर चले गए। माया ने चेहरा मुँह छुपाकर रोना शुरू कर दिया। क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरे नसीब में वही इंसान क्यों आया जो अधूरा है? क्या उसकी ज़िंदगी में ऐसा हमसफ़र नहीं आ सकता था जो सिर्फ उसी का होता, तन और मन दोनों से? हाँ, वो इंसान अधूरा था। उसकी पत्नी माया की बहन थी जो उसे छोड़कर चली गई थी और आज वही इंसान उसे बेइंतहा मोहब्बत करता था जिसकी वो खुद गवा रही थी। अब उसी को पति के रूप में कैसे अपनाए? उसकी हिचकियां बन गई थीं लेकिन अब शादी हो चुकी थी। बधाइयों की आवाज़ें गूंजने लगीं तो माया का दिल बुरी तरह धड़क उठा था। वो अपनी सारी जिम्मेदारी और हक उस इंसान के नाम कर चुकी थी जिसे उसने हमेशा भाई जैसा समझा था। वक्त ने अजीब खेल खेला था। कुछ देर बाद उसे बाहर लाकर भानु प्रताप के साथ बिठा दिया गया। चेहरे पर जालीदार घूंघट डाल दिया गया। सबको पता चल चुका था कि माया की बारात नहीं आई और अब वो अपनी बहन के पति के साथ विदा हो रही थी। लोगों को क्या फर्क पड़ता था? वे तो खाना खा कर लौट जाते। विदाई के वक्त माया अपने पापा के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने आंसू संभालते हुए उसके सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और भानु के साथ विदा कर दिया। भगवान के इस फैसले पर वे खुद भी हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि भानु प्रताप उनका दामाद बनेगा, वो भी दूसरी बार। गहरी सांस भरकर रह गए। भानु प्रताप के कमरे में बैठी माया का दिल बेचैन था। उसके भीतर उसके लिए कोई जज्बात नहीं थे, बस अजीब सी बेजारी और घबराहट थी। काफ़ी देर हो गई लेकिन भानु प्रताप अंदर नहीं आया था। वो बेड से टिकते हुए कमर सीधी करने लगी। आंखें नीचे झुक गईं और वो सुमित्रा आंटी के बारे में सोचने लगी। न जाने कहाँ होंगी, मुझसे तो बात भी नहीं कर रही। माया की आंखें फिर से आंसुओं से भरने लगी थीं। सुमित्रा जी, मैं आपके बिना कैसे रहूँगी? मैं तो खुश थी कि पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहूँगी। लेकिन वो सिसक उठी। उसी पल भानु प्रताप गुस्से से दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा बेहद सफाड़ था। उसने एक भी नज़र माया पर नहीं डाली। वो सीधा अंदर आते हुए अपने कबर्ड की ओर बढ़ गया। कपड़े निकालते हुए उसने जोर से कबर्ड बंद किया और बाथरूम में घुस गया। उफ, ये इतना नाराज़ क्यों है? नाराज़ ना हो तो क्या हो, जैसे मेरे साथ ज़बरदस्ती वैसे ही उसके साथ भी हुई होगी। माया ने अफसोस से सिर हिलाया।
ठंडे पानी से सावन लेकर जब वो बाहर निकला तो बहुत निखरा निखरा सा लग रहा था। घने काले खूबसूरत बाल माथे पर बिखरे हुए थे जो उसे और भी सुंदर बना रहे थे। माया ने चोर नजरों से एक नज़र उस पर डाली। वो 30 साल का बेहद खूबसूरत नौजवान था। उसका रौबदार शरीर, गेहुआ रंग, तीखे नैन नक्श, चेहरे पर हल्की से सेब और माथे पर हमेशा 2 बाल पड़े रहते थे। अपने ऊपर नज़रों की तपिश महसूस करते हुए भानु प्रताप ने आईने में बिस्तर पर बैठी माया को देखा, जो उसकी नज़र पड़ते ही घबरा कर नज़रें झुका गई थी। भानु प्रताप सिर झटकता हुआ बिस्तर की ओर बढ़ा। उसका लहंगा एक तरफ फैला हुआ बिस्तर पर रखा था। वो उसके किनारे करता हुआ बिस्तर पर आधा लेट गया और आंखें बंद कर माथे पर बाजू रख लिए। माया उसके अंदाज और रवैये को देखती रह गई। अचानक उसे अपनी बेइज्जती का एहसास हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि भानु प्रताप उसे इस कदर नज़रअंदाज करेगा। जब उन्हें मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी इनकी कोई परवाह नहीं। मैं कौन सा अपनी मर्जी से इनकी जिंदगी में शामिल हुई हूँ। बड़बड़ाते हुए वो गुस्से से अपना लहंगा समेट कर बिस्तर से नीचे उतरी। सारे जेवर उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर फेंकने वाले अंदाज में रख दिए। सिर से भारी दुपट्टा उतार कर कुर्सी पर रखते हुए वो शीशे में अपने नाजुक मोम जैसे वजूद को देखने लगी। बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। दूल्हा भाई की तो खैर नहीं, आज तो चारों खाने चित होंगे। इतना खूबसूरत और कम उम्र बीवी मिली है, उसके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। अलग अलग जुमले उसके कानों में गूंजने लगे। वो सिर झटकते हुए लहंगा संभाल कर कबर्ड की ओर बढ़ी, लेकिन वहाँ उसका कोई भी सूट नहीं था। सोचते हुए वो पलटी। उसका सारा सामान तो सुबह ही सुमित्रा जी के घर पर पहुंचा दिया गया था। वो सिर पकड़कर वहीं सोफे पर बैठ गई। उसकी मम्मी और भानु प्रताप की मम्मी दोनों ही इस दुनिया में नहीं थे, वरना वो उनसे कोई सूट ले लेती। इतने भारी लहंगे में नींद आना मुश्किल था। अपना कमरा होता तो बदल लेती। अब यहाँ किसे कहे। उस शख्स से जिसे अंदर आते ही उससे बात तक नहीं की और अब आंखें बंद की बेपरवाह लेटा था, जैसे कमरे में अकेला हो। उससे कुछ कहना माया को अपनी तौहीन लग रहा था। काफी वक्त गुजर गया। कब तक बैठी रहे। भानु प्रताप शायद सो चुका था। एक काम करती हूँ, इन्हीं के कोई कपड़े पहन लेती हूँ। सुबह पापा से कहूँगी कि सारा सामान भिजवा दे। सोचते हुए वो फिर कबर्ड की ओर बढ़ी और बहुत सोच समझ कर एक ट्राउज़र और जिप वाली टी शर्ट निकाल कर बाथरूम चली गई। फ्रेश होकर बाहर आई तो ट्राउज़र ऊपर तक फोल्ड किया, लेकिन टी शर्ट ढीली थी और जिप काफ़ी नीचे तक खोली हुई भी गले की शेप उसकी नाजुक काया को उभार रही थी। उसने टी शर्ट खींचकर दुरुस्त की, सोए हुए भानु प्रताप पर एक नज़र डाली और उसके पास बिस्तर के एक किनारे डरते डरते लेट गई। भानु प्रताप की पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आया। माया ने दूसरी ओर करवट लेकर आंखें मूंद लीं। अभी 2 ही मिनट गुजरे थे कि कमरे में अचानक अंधेरा छा गया और माया का दिल जोर से धड़क उठा। उसे अंधेरे से डर लगता था और सब जानते थे कि वो अंधेरे से घबराती है। बेकाबू होकर वो भानु प्रताप की ओर करवट लेकर उसका बाजू जोर से पकड़ गई। भानु प्रताप जो मुश्किल से सोने की कोशिश कर रहा था, अचानक दबाव महसूस कर चौंक गया और आंखें खोलकर उसकी ओर देखने लगा, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ समझ नहीं आया। लाइट चली गई थी, शायद यूपीएस खराब था। भानु प्रताप शादी की तैयारियों में इतना मशरूफ रहा कि उसे यूपीएस ठीक करवाने का ख्याल ही नहीं आया था। भानु प्रताप उठने ही वाला था कि माया ने उसे अपनी ओर खींच लिया और वो घबरा कर उसके ऊपर गिर पड़ी। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ। वो गुस्से से भड़क उठा। माया की आंखें आंसुओं से भर गईं और वो तुरंत भानु प्रताप का हाथ छोड़कर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए आंसुओं को निगलने लगी। इडियट! भानु प्रताप गुस्से में उठते हुए उसे डांट गया। वो दरवाजे तक पहुंचा ही था कि माया के ऊंचे ऊंचे रोने की आवाज़ सुनकर घबरा कर उसकी ओर लौट आया। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? वो गुस्सा दबाते हुए झुंझलाया। माया को उसके पास आने का एहसास हुआ तो वो तुरंत उसके सीने से लग गई। भानु प्रताप जैसे सांस लेना ही भूल गया। उसकी नाजुकता वो अपने सीने पर साफ महसूस कर सकता था। वो पूरी तरह हैरान हो गया। पहली बार कोई लड़की उसके इतना करीब आई थी। काजल उसकी पत्नी रह चुकी थी, वो उसे पसंद भी करता था, लेकिन आज तक भानु प्रताप ने उसका कभी हाथ तक नहीं थामा था। गले लगाना तो बहुत दूर की बात थी।
वजह ये थी कि काजल और भानु प्रताप की सिर्फ शादी हुई थी, विदाई नहीं। शादी बड़ी जल्दबाजी में हुई थी क्योंकि महेंद्र को हार्ट अटैक हुआ था और वे अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गए थे। ऐसे में उन्हें अपने दोनों बेटियों की फिक्र हुई थी। भले काजल उनकी सगी बेटी नहीं थी, फिर भी उन्होंने उसे अपनी सगी बेटियों की तरह पाला था। काजल बड़ी थी तो जिम्मेदारी भी उसी की थी और सबसे पहले उसी की जिम्मेदारी निभानी थी। ऐसे में उन्हें भानु प्रताप ही नजर आया था और उन्होंने तुरंत ओम प्रकाश से बात कर ली। भानु प्रताप दिलोजान से राजी था क्योंकि वो काजल को पहले दिन से पसंद करता था, लेकिन उस समय शादी करके काजल को अपने घर लाकर उसके खर्चे उठाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जो कुछ था उसके पापा का था और वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी के खर्चे उसके पापा उठाएं। वो खुद अपने कदमों पर खड़ा होना चाहता था। और जब यही बात उसने महेंद्र और ओम प्रकाश के सामने रखी तो बहुत सोच विचार के बाद ये तय हुआ कि फिलहाल शादी कर देते हैं। विदाई तब होगी जब तुम अपने कदमों पर खड़े हो जाओगे। भानु प्रताप मान गया था और यूं दोनों की शादी हो गई। एक जायज़ रिश्ते में जुड़े होने के बावजूद भी भानु प्रताप ने कभी काजल के करीब होने की कोशिश नहीं की थी। उसने अपने सारे जज्बात एक ख़ास समय के लिए बचा कर रखे थे। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा था। माया बेधड़क बिना किसी झिझक के उसके साथ लगी काँप रही थी। भानु प्रताप ने गला तर करते हुए धीरे से उसे पीछे हटाना चाहा तो वो और जोर से उससे चिपक गई। भानु प्रताप दिल की धड़कनों को संभालता हुआ आंखें मजबूती से बंद कर गया। वो जितना उसे दूर होने की कोशिश कर रहा था वो उतना ही नज़दीक आती जा रही थी और उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी। माया प्लीज़ दूर रहो। उसकी अपनी आवाज़ भी उससे साफ सुनाई नहीं दे रही थी। कम उम्र, खूबसूरत और पहली रात की दुल्हन के सौंदर्य के सामने भानु प्रताप जैसे मजबूत इरादों वाला इंसान भी अपने जज्बातों पर काबू पा रहा था। उसके वजूद की गर्मी और नरमी को वो अपनी धड़कनों में घुसता हुआ महसूस कर रहा था, जो उसे और उसकी ओर खींच रही थी। मुझे अंधेरे से डर लगता है। जब भी कमरे में अंधेरा होता है तो मुझे लगता है कोई मुझे घूर रहा हो। मुझे बहुत डर लगता है। वो उसके सीने में मुँह छुपाकर बुदबुदाई, अच्छा प्लीज़ दूर होकर बात करो, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा। भानु प्रताप ने इस बार खुद पर काबू पाते हुए उसे थोड़ा पीछे किया। वो कांपते हुई पीछे हुई लेकिन उसका बाजू नहीं छोड़ा। माया मैं यहीं हूँ, छोड़ो भी। भानु प्रताप ने झल्लाकर कहा तो माया ने आखिरकार अपना हाथ पीछे कर लिया। भानु प्रताप ने मोबाइल उठाकर उसकी टॉर्च ऑन की तो माया की रुकी हुई सांस बहाल हुई। लाइट क्यों चली गई अचानक? माया ने होश में आते हुए कहा। लाइट चली गई तो चली गई, इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है? भानु ने माथे पर बल डालते हुए कहा। कुछ देर पहले की कोमलता अब कहीं नजर नहीं आ रही थी। आपके घर तो यूपीएस था ना? माया ने धीरे से पूछा। हाँ है, लेकिन खराब है। भानु प्रताप ने मोबाइल पर नंबर डाल करते हुए बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया। वो किसी को कॉल कर रहा था कि यूपीएस ठीक करवा दे। बात करते करते वो पलटा और माया की ओर मुड़ा ही था कि उसी समय लाइट आ गई और उसके बाकी शब्द मुंह में ही रह गए। सामने खड़ी लड़की इस वक्त उसके लिए कड़ा इम्तिहान बन चुकी थी। उसे शर्ट और ट्राउज़र में देखकर भानु के होश ही उड़ गए थे और दिल की धड़कनों ने पहली बार तेज़ गर्मी सी महसूस हुई थी। वो अपने हुलिये से बेपरवाह अपने आंसू पोंछ रही थी। शायद भूल गई थी कि वो किस हालत में उसके सामने खड़ी है और पहनने को कोई ड्रेस नहीं मिली। भानु ने खुद पर काबू पाते हुए नजरें फेर लीं। उसकी खामोशी पर माया की सांस थमी। उसने झट से खुद को देखा और अपने सीने पर हाथ बांध लिए। शर्ट की जेब खोली हुई थी जो उसकी खूबसूरती को साफ दिखा रही थी। अचानक शर्म का एहसास हुआ और वो मुंह फेरते हुए जीप ऊपर की ओर सरकाने लगी। आंखों में फिर आंसू भर आए। रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ वहाँ बिस्तर पर, भानु ने कहा तो माया पलटकर उसकी ओर देखने लगी। आप कहाँ जा रहे हैं? वो घबरा कर बोली। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो कमरे से बाहर न चला जाए और अगर फिर लाइट चली गई तो अकेले कमरे में उसकी जान ही निकल जाएगी। यहीं हूँ, सोफे पर सो जाऊंगा। भानु प्रताप गहरी सांस लेते हुए उसका डर समझकर सोफे पर लेट गया। आप वहाँ कैसे सोएंगे? ये तो आपका कमरा है, आप बिस्तर पर आ जाइए। इतना बड़ा बेड है, हम दोनों आराम से सो सकते हैं। उसकी बात पर भानु प्रताप ने उसे
हैरान निगाहों से देखा। वो मासूम थी या मासूम बनने का नाटक कर रही थी, वो समझ नहीं सका। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, उसने सहजता से इनकार किया। आपको वहाँ नींद नहीं आएगी? माया को न जाने क्यों उसकी फिक्र होने लगी। वो कुछ देर पहले के लम्हों को सोचने लगा जब बेकाबू होती माया उसके सीने से लग गई थी और अब तक उसका स्पर्श धड़कनों में वसा हुआ था। आप बिस्तर पर सोने के आदी हैं, प्लीज़ इधर आ जाइए। अगर मेरे यहाँ होने से कोई परेशानी है तो मैं सोफे पर चली जाती हूँ, माया ने समझौते भरे अंदाज में कहा। तो भानु ने उसे घूरा था। तुम चुप करके सो नहीं सकती? अब आवाज़ नहीं आनी चाहिए, वरना मैं साथ वाले कमरे में चला जाऊंगा। उसकी धमकी असरदार रही और माया चुप हो गई। काफ़ी वक्त बीत गया, वो जागती रही और उसके खातिर भानु प्रताप ने लाइट बंद नहीं की थी, जबकि रोशनी में उसे नींद नहीं आती थी। फिर भी वो माया के लिए समझौता कर गया। क्यों, वो खुद नहीं समझ पाया। उधर काजल के भीतर उथल पुथल मची थी। रघुवीर, वो सिर्फ मेरा है, उसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता। वो मेरा है, पूरी तरह मेरा। मैं उसे किसी और का होने नहीं दूंगी। वो मेरा पति है, विदाई नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं उसकी पत्नी हूँ। वो चीख रही थी। उसे कैसे बर्दाश्त होता कि भानु प्रताप ने माया से शादी कर ली, जबकि उसे कल तक यही पता था कि माया की शादी शेखर से हो रही है। 2 साल पहले काजल घर छोड़कर भागी थी और उसकी वजह दीपक था, जिसने एक रात उसे इस्तेमाल करके छोड़ दिया। वो वापस नहीं जा सकी क्योंकि वो नाजायज बच्चे की मां बन चुकी थी। वो 2 साल से फूलमती के आश्रम में रह रही थी, जहां उनके लिए क्लब में नाचती और पैसे कमाने की मशीन बन गई थी। बच्चे का पता उसे देर से चला था। गर्भपात कराने की कोशिश की मगर डॉक्टरों ने मना कर दिया क्योंकि माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा था। मजबूरी में डिलीवरी तक बात पहुंची। बच्ची कमज़ोर थी और जन्म के बाद इनक्यूबेटर में रखी गई। काजल को उस बच्ची से नफरत थी, फिर भी ममता को पूरी तरह नोच कर फेंक न सकी और उसी बच्ची की खातिर सब कुछ भूलकर उसकी देखभाल करने लगी। फिगर फिर सेब में आया तो वो क्लब में 1-2 बार नाच भी चुकी थी, मगर इस पूरे अरसे में उसने भानु प्रताप से नज़रें नहीं हटाईं और उस समय 24 घंटे नज़र रखवा रही थी। अभी अभी उसके मुखबिर ने कॉल पर शादी की खबर दी थी और वो आपे से बाहर हो गई थी। वो सिर्फ मेरा है, काजल ऊंची आवाज़ में चिल्लाई तो उसकी 1 साल की नन्ही बच्ची जाग गई। उस वक्त बच्ची का रोना उसे बेहद गुस्सा दिलाने लगा था। ममता, ममता, वो चिल्लाई कि जी बीवी जी, इस मनहूस को यहाँ से लेकर जाओ, मुझे इसके रोने से गुस्सा आ रहा है, काजल ने सख्त लहजे में कहा। तो ममता ने तुरंत नन्ही गुड़िया को गोद में उठाया और कमरे से बाहर ले गई। भानु प्रताप सिंह, तुम सिर्फ काजल के हो, तुम्हें बेवफाई करने का हक मैं कभी नहीं दूंगी। पक्का इरादा लिए वो कवर्ड की ओर बढ़ गई। अब उसने पूरी प्लानिंग के साथ वापस जाने की ठान ली थी, लेकिन वो अपनी बेटी को यहीं छोड़कर जाने वाली थी, बल्कि उसके अस्तित्व को ही छुपा कर रखना चाहती थी, क्योंकि उसकी बच्ची उसके लिए कमज़ोर कड़ी साबित हो सकती थी और वो अपने साथ कोई भी कमज़ोर कड़ी लेकर नहीं जाना चाहती थी। फूलमती को उसने अपनी बेटी सौंप दी। उसी ने उसकी परवरिश की जिम्मेदारी उठा ली और आने वाले कल में वो उस बच्ची से दोगुना वसूल करने का इरादा भी रखती थी। पर काजल को अब इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। जो ममता 1 साल पहले जागी थी, वो अब कहीं गुम हो चुकी थी। उसे अब अपने असली रूप में लौटना था, जो कि भानु प्रताप की बाहें और उसका कमरा था, जिस पर काजल को आज भी लगता था कि सिर्फ उसी का हक है। सुबह आँख खोली तो माया को एक पर्ची मिली जिस पर भानु प्रताप ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ दिया था। तुम्हारे सारे कपड़े कवर्ड में रखे हैं, कोई भी ड्रेस पहन लेना। पापा सुबह 7 बजे नाश्ता कर लेते हैं, तुम उन्हें ज्वाइन कर लेना, मैं नहीं होऊंगा, कुछ काम से जा रहा हूँ। ये पढ़कर माया ने सुकून से अंगड़ाई ली, जैसे बरसों के बाद सुकून की नींद ली हो। फिर लंबी सांस छोड़ती वो कबर्ड की ओर बढ़ी। भानु प्रताप के कपड़ों के साथ ही दूसरी तरफ उसके लिए बहुत ही खूबसूरत ढेर सारे ड्रेस रखे थे। ये सब मेरे तो नहीं, मैंने तो नहीं खरीदे, ये कहाँ से आए? शायद उन्होंने ऑनलाइन मंगवाए होंगे। खुद ही अंदाज़ा लगाते हुए उसने एक हल्का काम वाला सूट निकाला और बाथरूम की ओर बढ़ गई। फ्रेश होकर बाहर आई तो ओम प्रकाश जी नाश्ते की टेबल पर उसका इंतज़ार कर रहे थे। गुड मॉर्निंग अंकल जी, वो बहुत प्यार से कहती हुई उनके पास कुर्सी पर बैठ गई।
माया बेटा, मैंने मंगल से कहकर नाश्ता बनवाया है, अगर अच्छा ना लगे तो कल अपनी पसंद का बनवा लेना। ओम प्रकाश जी ने उसकी गुड मॉर्निंग का जवाब देते हुए मोहब्बत से कहा, अरे नहीं अंकल जी, मुझे बता देते, मैं बना देती। वो शर्मिंदगी से बोली, अरे बेटा, तुम नई नवेली दुल्हन हो, अच्छा लगता है क्या तुमसे काम करवाते। वो ब्रेड पर जैम लगाते हुए चाय का मग होठों से लगा चुके थे। हल्की फुल्की बातों के दौरान माया कुछ पल के लिए भूल ही गई थी कि उसे इस समय सुमित्रा जी के घर होना चाहिए था। वो अपने अंकल जी के साथ भी बहुत खुश थी। माया बच्चे, मुझे खुशी है कि तुमने हालात के साथ समझौता कर लिया। कुछ वक्त लगेगा, लेकिन मुझे यकीन है भानु प्रताप और तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छे से मजबूत रहेगा। तुम दोनों हमेशा साथ में खुश रहोगे। वो उसके सिर पर प्यार भरा हाथ फेरते हुए मुस्कुराए, जबकि माया मुस्कुरा भी ना सकी। रात को बहुत बड़े बैंक्वेट हॉल में रिसेप्शन की पार्टी रखी गई थी। माया सफ़ेद लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी, जैसे आसमान से उतरी कोई परी हो, जबकि भानु प्रताप ब्लैक थ्री पीस में अपनी पूरी रौब से नजर आ रहा था। सबने उनकी जोड़ी की खूब तारीफ की। अपने पापा महेंद्र से मिलकर वो बहुत खुश हुई थी और महेंद्र साहब ने बहुत बड़ा केक मंगवा कर उन्हीं से केक कटवाया था। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। केक कटते ही हर तरफ शोर मच गया। केक काटते हुए उस कपल ने एक दूसरे को खिलाया। उसी पल उनकी दोनों का नजरों का टकराव हुआ तो भानु प्रताप को रात के बीते लम्हे फिर से याद आने लगे। वो 19 साल की लड़की उसके होशो हवास पर छा गई थी। तभी किसी के वहां आने से सब लोग चौंक उठे। वो कोई और नहीं, काजल थी, जिसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और चेहरे पर मासूमियत साफ झलक रही थी। उसके साथ एक औरत भी थी। आप में से भानु प्रताप कौन है? उस औरत ने पूछा, जिसने काजल का हाथ थाम रखा था। उसकी आवाज़ पर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। भानु प्रताप हैरान होते हुए काजल को देखता हुआ स्टेज से नीचे उतरने लगा। उस पल माया का दिल धक से रह गया था। जी मैं हूँ भानु प्रताप, बोलिए। उसके ठहरे हुए लहजे पर काजल ने उसे ध्यान से देखा और आंखों में आंसू भर लिए। मिस्टर भानु प्रताप, ये शायद आपकी पत्नी है। ये हमें 2 साल पहले मिली थी। हमारी गाड़ी से इनका एक्सीडेंट हो गया था। हमने इनका बहुत इलाज करवाया। इन्हें आराम तो मिल गया था, लेकिन इनकी याददाश्त चली गई थी और आज 2 साल बाद इनके सिर पर फिर से चोट लगी और इनकी याददाश्त लौट आई। इन्होंने मुझे आपके घर का पता दिया। मैं इन्हें आपके घर लेकर गई थी, पर वहाँ से मुझे इस शादी हॉल का पता मिला, तो सोचा आपकी अमानत आपको लौटा दूं। वो औरत जैसे रटाया रटाया सबक सुना रही थी। पूरे हॉल में मौजूद लोगों ने उनकी बात पूरी होने तक ध्यान से सुनी। भानु प्रताप की गंभीर चुप्पी पर सबकी नजरें टिकी थीं। सब जानना चाहते थे कि आगे क्या होगा। कौन काजल? मैं किसी काजल को नहीं जानता, प्लीज़ यहाँ से जाइए, वो सपाट अंदाज में बोला और काजल को अंदर ही अंदर जले तवे पर बिठा दिया। भानु प्रताप वापस स्टेज की ओर कदम बढ़ाया ही था कि काजल ने तड़प कर उसे पुकारा। वो रुका जरूर था, लेकिन मुड़ा नहीं। क्या मुझसे खफा हो, नाराज हो? मैं तो तुम्हारी पत्नी हूं ना, तुम्हारे विवाह में। तभी अचानक उसकी नज़र महेंद्र जी पर जा ठहरी और वो भागती हुई उनके सीने से लग गई। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने घमंड और जिद में घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन भगवान ने मुझे सख्त सज़ा दी। मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी याददाश्त चली गई और मैं इतना वक्त आप लोगों से दूर रही। वो बिलख बिलख कर रो पड़ी। महेंद्र के पास उसे दिलासा देने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। पूरा घर इस वक्त खामोशी में डूबा हुआ था। काजल की अचानक वापसी पर सब हैरान थे। भानु प्रताप छाती पर हाथ बांधे दीवार के सहारे खड़ा था, जैसे इस पूरे मामले से उसका कोई लेना देना ही ना हो। ओम प्रकाश जी भी इस समय अपने दोस्त के घर पर ही थे। कोई ना कोई बड़ा फैसला तो लेना ही था, ताकि सबकी ज़िंदगी में सुकून आ सके। काजल ने गलत वक्त पर एंट्री ली थी। उसका आना किसी को अच्छा नहीं लगा था। वो सच कह रही थी या झूठ, कोई नहीं जानता था। सब लोग शक के घेरे में थे, क्योंकि जब काजल घर से गई तो एक लेटर छोड़ कर गई थी, जिसमें उसने साफ लिखा था कि वो भानु प्रताप के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू नहीं करना चाहती। उसे अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती, किसी और से प्यार करती है और वो ये घर छोड़कर जा रही है। और अब अचानक उसका आना, एक्सीडेंट और याददाश्त जाने की कहानी सुनाना, सब लोग अजीब दोहराए पर खड़े हो गए थे।
लेकिन असली फैसला तो भानु प्रताप को ही लेना था, जो पूरी तरह चुप था। भानु प्रताप, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? इस तरह चुप क्यों हो? ओम प्रकाश ने बेटे को उकसाया। पापा, फैसला तो 2 साल पहले हो चुका था, अब कोई फैसला नहीं होगा। वो दीवार का सहारा छोड़कर सीधा खड़ा हो गया। ऊपर रेलिंग पर अपने हाथों की मुट्ठियां जमाए खड़ी माया खुद पर जोर डालकर नीचे का मंजर देख रही थी। हम कुर्सी की बात पर भानु प्रताप ने अपने पिता को गहरी और घायल नजरों से देखा। मेरे लिए ये लड़की अब अस्तित्व में है ही नहीं। आप जो भी फैसला करना चाहें करें, आई डोंट केयर। वो सिर झटकता हुआ सीढ़ियों की ओर बढ़ा। रुक जाओ भानु प्रताप। काजल की पुकार पर उसके कदम रुक गए। तो मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकते, जबकि ये भी जानते हो कि मैं कितने बड़े हादसे का शिकार हुई हूँ। फिर भी तुम मेरे लिए इतने सख्त लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? काजल ने उसका बाजू थामा, जिसे भानु प्रताप ने उसी पल जोर से झटक दिया और सख्त अंदाज में पलटा। दूर रहकर बात करो, खबरदार जो मुझे छुआ भी। वो इतने सख्त लहजे में गुर्राया कि काजल सहम कर 2 कदम पीछे हट गई। ऊपर खड़ी माया को देखते ही उसके भीतर आग दहक उठी थी। तुम्हें अब मैं बुरी ही लगूंगी भानु, क्योंकि तुमने एक नए जवान हुस्न का स्वाद चख लिया है। अब तुम्हें मुझ में क्या नजर आएगा? अब तो तुम्हें सामने खड़ी वो लड़की ही। अपनी घटिया बकवास बंद करो तुम। भानु प्रताप गुस्से में दहाड़ा। दोबारा मेरे मुंह मत लगना। उंगली उठाते हुए चेतावनी देते हुए, तुम मेरी जगह मेरी बहन को कैसे दे सकते हो भानु प्रताप, जबकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? तुम माया से शादी कैसे कर सकते हो? ये शादी जायज़ ही नहीं, गैर कानूनी है। तुम्हें माया को छोड़ना होगा, वरना मैं पुलिस में जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगी। काजल बोले जा रही थी। वो अच्छा, तो एक ही समय में 2 शादियां नहीं हो सकती? तो तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? 2 साल से तुम गायब थी, बिना किसी को कुछ बताए। 2 साल तक इंतजार किया तुम्हारा, तुम्हारी जगह किसी को नहीं दी। लेकिन अब जब हालात के चलते वो लड़की मेरे साथ जुड़ चुकी है, तो मैं उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा, समझी तुम? और किस शादी की बात कर रही हो तुम? शादी तो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इतना तो मैं भी जानता हूँ कि एक शादी के बाद दूसरी शादी गैर कानूनी है। इसलिए मैंने पहले ही सारा इंतज़ाम कर लिया था। और अगर तुम्हें लगता है कि अभी तक तुम मेरी पत्नी हो, तो ये गलतफहमी दूर कर लो। माया से शादी से पहले तुम्हारे तलाक के कागज़ों पर मैं साइन कर चुका था। अब 1 मिनट से पहले यहाँ से दफ़ा हो जाओ। भानु प्रताप की बात पर काजल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि भानु प्रताप उसे ऐसे तलाक दे देगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बहन को तुम मेरी जगह नहीं दे सकते। वो पागलपन में चिल्लाती हुई भानु प्रताप के कॉलर तक पहुंच गई थी। भानु प्रताप ने उसके हाथ झटक दिए। अपनी हद में रहो। मैं औरत पर हाथ नहीं उठाता, पर तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि तुम्हें धक्के मार कर घर से निकाल दूं। उसके सख्त लहजे पर काजल की आंखें आंसुओं से भर गईं। तुम ये सब इसलिए बोल रहे हो ना, क्योंकि मैं 2 साल से घर से गायब रही, वरना तो तुम मुझसे ही मोहब्बत करते थे ना? फिर वो मोहब्बत क्या हुई भानु प्रताप? वो तड़पते हुए पूछ रही थी। भाड़ में गई मोहब्बत, मेरे लिए इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। इतना कहते हुए भानु प्रताप वापस पलट गया। क्या मुझे माफ़ नहीं कर सकते? एक आखिरी कोशिश आंसुओं के साथ की गई थी। माफ़ी गलती की होती है, गुनाह की नहीं। वो इतना कहकर सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया, जबकि काजल वहीं फूट फूट कर रो पड़ी। घर चलो काजल, महेंद्र ने आखिर दिल पर बड़ा पत्थर रखते हुए उससे कहा। उन्हें पता था कि अब वो यहाँ से निकलकर कहाँ जाएगी, उसका कोई ठिकाना नहीं था। मजबूरी में उन्हें ही दिल बड़ा करना पड़ा। नहीं, मैं भानु प्रताप को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ वो आज भी मुझसे प्यार करता है, बस गुस्सा है। जब गुस्सा उतरेगा तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। वो मुझे अपना भी लेगा। आपको पता है पापा, इंसान गुस्सा उसी पर होता है जिस पर वो अपना हक समझता है। भानु प्रताप ने गुस्सा करके अपना हक जताया है, तो मेरा भी फर्ज है कि मैं यहीं रहूं। काजल की अजीब दलील पर उन्होंने उसे हैरानी से देखा। लगता है चोट ने अब भी दिमाग पर असर छोड़ रखा है। महेंद्र बड़बड़ाए। जब तलाक के कागजों पर साइन हो चुके हैं, तो अब किस हक से और हैसियत से यहाँ रहती? ओम प्रकाश ने भी महेंद्र को सवालिया नजरों से देखा, तो उन्होंने आंखों ही आंखों में तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा। माया अफसोस से उसे देखती हुई भानु प्रताप के कमरे की ओर बढ़ गई। काजल के अंदर आग सुलगने लगी थी।
माया अंदर आई तो भानु प्रताप गैलरी में खड़ा सिगरेट पर सिगरेट फूके जा रहा था। माया को न जाने क्यों ये सब बुरा लग रहा था। भानु प्रताप क्यों सिगरेट पी रहा था? क्या काजल दीदी ने वो इतना प्यार करता है कि उसकी याद में सिगरेट पी रहा है? माया के दिमाग में ताने बाने बुनने शुरू कर दिए थे। उसने पलटकर एक नज़र गैलरी में खड़े भानु पर डाली, जो बहुत खामोशी से तारों भरे आसमान को देख रहा था। माया ने खुद पर काफ़ी देर तक काबू रखा, फिर उड़ती हुई गैलरी की तरफ आई और एक पल में भानु प्रताप के हाथ से सिगरेट लेकर दूर फेंक दी। भानु प्रताप ने चौंक कर उस कमसिन हसीना को देखा था, जो कितने हक से उसे सिगरेट छीन चुकी थी। आपको अगर टेंशन है तो उस टेंशन का हल सोचिए। सिगरेट पी पी कर रातें मत गुजारिए। वो सख्त लहजे में बोलती पलटी ही थी कि भानु ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लिया। क्या चाहती हो तुम? क्यों बार बार मेरे करीब आती हो? मेरे जज्बात भड़काने आती हो? दूर रहो मुझसे मिसेज माया भानु प्रताप, वरना मेरी आंखों की लपटें तुम तक पहुंची तो तुम्हारी ये नन्ही सी जान सह नहीं पाएगी। जान से जाओगी। वो अपनी सांसों की तपिश छोड़ता गंभीर लहजे में बोलकर एक झटके से उसे छोड़ गया था और फिर से सिगरेट सुलगा गया था। लंबे लंबे कश लेने लगा। माया ने सिगरेट लेते हुए उसे अपने मुंह से ले जाना चाहा तो भानु प्रताप एकदम चौंकते हुए गुस्से में उसे सिगरेट छीन गया। ये क्या बदतमीजी है? होश में हो तुम? भानु प्रताप के माथे पर बल पड़ गए। क्यों? आप पी सकते हैं, मैं नहीं पी सकती? बोहें उठाकर पूछती वो भानु प्रताप को तपा गई। अच्छा ये लो पियो। भानु प्रताप ने सिगरेट उसे थमा दी। माया एक पल को सिगरेट को देखती रह गई, फिर भानु प्रताप को देखने लगी। अगले ही पल सिगरेट मुंह से लगाकर उसने सांस अंदर खींची, लेकिन उसी वक्त माया को जबरदस्त खांसी शुरू हो गई। उसे सांस लेना दूभर हो गया। भानु प्रताप ने तंज भरी नजरों से माया पर देखा। खास खास कर उसका बुरा हाल हो गया था, यहाँ तक कि उसकी सांस भी फूलने लगी थी। उसकी हालत देखकर भानु प्रताप को उस पर तरस आया और अगले ही पल उसने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी सांसों से भी करीब खींच लिया था और उसके नर्म नाजुक होठों को अपने दहकते होठों की कैद में ले लिया। उसकी सांसों का तालमेल अब माया को अपने होठों पर महसूस हो रहा था। उसकी लाल आंखों ने पल भर में भानु प्रताप के चेहरे का चक्कर लगाया, जो बिना पलके झपकाए उसे ही देख रहा था और अपनी सांसें दे रहा था। माया अपने होठों पर उसके होठों का स्पर्श पाकर जी जान से कांप गई थी। कौन सी खांसी, कहाँ की खांसी, वो सब भूल चुकी थी। याद था तो सामने वाले का नर्म नर्म स्पर्श, जो माया को सामान्य होते ही अचानक तीव्र हो गया था। माया ने उसकी शर्ट दोनों मुट्ठियों से दबाते हुए उस तीव्रता को बड़ी मुश्किल से सहा था, लेकिन नीचे बगीचे से गुजरती काजल ने ये नज़ारा देखा तो उसके भीतर भूचाल मच गया था। वे दोनों इतनी जल्दी एक ही रात में कैसे एक दूसरे के करीब आ गए थे? काजल के पैर लड़खड़ा गए। भानु प्रताप कितनी शिद्दत से उसे चूम रहा था, ये भी ध्यान नहीं रहा कि वे इस वक्त कमरे में नहीं गैलरी में खड़े थे। भले सबकी नज़रें ना पड़ें, पर घर वालों की नज़रें तो पढ़ ही सकती है। माया थोड़ा पीछे हटने लगी, लेकिन भानु प्रताप ने उसकी कोशिश नाकाम कर दी और माया ने गहरी सांस लेकर अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया। भानु प्रताप के चेहरे को धीमी सी मुस्कान ने छू लिया। इस तपते सेहरा को ठंडा करना माया के हाथ में था ही नहीं। उसके चारों ओर अचानक अपनी बाहों का घेरा बनाते हुए भानु प्रताप आंखें बंद कर गया, जबकि काजल गुस्से से वहां से निकल गई। वो अब किसी दूसरे तरीके से बड़ा प्लान बनाकर दोनों को अलग करना चाहती थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि जब मिलाने वाला हर मोड़ पर साथ हो तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। माया ने अपना ड्रेस बदला और बिस्तर की ओर कदम बढ़ाए। उसे अब भी भानु प्रताप से डर लगने लगा था। जिस तरह वो उसके होठों से चिपका था, उसे डर था कहीं वो पूरा का पूरा न चिपक जाए। और आज तो वो उस बेड पर ही लेटा था। माया ने अपने कदम काउच की तरफ बढ़ा दिए। बेड पर आओ माया। बिना उसकी ओर देखे भानु प्रताप ने उसे बुलाया। माया अचानक घबराकर चौंक गई। नहीं, मैं काउच पर ही। एक बार कही बात तुम्हें सुनाई नहीं देती? समझ नहीं आती? यहाँ आओ बेड पर। इस बार वो थोड़ा गुस्से में बोला तो माया ने उंगलियां मरोड़ते हुए बिस्तर की ओर रुख किया और एक तरफ पड़े बेड पर टिक गई। सो जाओ, माथे पर हाथ रखकर उसने धीरे से कहा। वो झट से लेट गई, लेकिन हर 2 मिनट बाद पलटकर
वो भानु प्रताप को देखती। क्या सच में वो सो रहा है? माया, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? न तुम सो रही हो न मुझे सोने दे रही हो। कल तो बहुत बहादुर बन रही थी कि हम एक ही बेड शेयर कर सकते हैं, तो अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम 2 मिनट में नहीं सोई तो मेरा वो रूप देखोगी कि मुझसे पनाह मांगोगी। गंभीर आवाज में कहते हुए वो उसे डरा गया। लाइट ऑफ की तो माया ने सहम कर उसे देखा। उसके डर को देखते हुए भानु प्रताप ने साइड लैंप जला दी। भानु प्रताप ने भी उसकी तरफ करवट ली। सो जाओ माया, मेरे साथ साथ अपने लिए भी मुश्किलें खड़ी मत करो यार, अभी तुम बहुत छोटी हो। वो धीमे लहजे में फुसफुसा रहा था। उसकी बात माया को बहुत बुरी लगी। 18 की थी, 19वें साल में भी लग चुकी थी, तो क्या वो चाहता था कि वो 25 की होती? नहीं माया, वो काजल दीदी की उम्र वाली लड़की से शादी करना चाहते थे, अपने जैसी किसी मैच्योर लड़की से। काजल दीदी भी 25 साल की हैं शायद। हाँ, मैं उनसे काफ़ी छोटी हूँ, और फिर भानु प्रताप जी से पूरे 11 साल छोटी, तो शायद इसलिए वो मुझे छोटी समझ रहे हैं। वो अपने दिमाग में खुद ही ताने बाने बुनने लगी थी, लेकिन आंखें बंद करना ही भूल गई, जिस तरह उसने कसकर आंखें बंद की थी। भानु प्रताप के होठों ने एक मुस्कान को छुआ और उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। आज उसके बेचैन दिल को कुछ सुकून मिला था जो माया के होठों ने दिया था। अभी कुछ ही देर बीती थी कि दोनों की आंख लग गई। दरवाज़ा जोर जोर से बजने लगा। भानु प्रताप की तुरंत आंख खुल गई। उसने माया को अपनी बाहों पर सिर रखे सोते हुए देखा। थोड़ा सा उसका सिर पीछे हटाकर तकिए पर रखा और तुरंत उठकर दरवाज़ा खोल दिया। उसका दिमाग अब भी नींद में था। दरवाज़ा खोलते ही सामने काजल खड़ी थी, जो सीधा उसके सीने से टकरा गई। भानु प्रताप, मुझे डर लग रहा है, वो कमरे में कोई है। वो आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए बोली। उसके अधखोले वजूद को देखकर भानु प्रताप ने होठ सिकोड़ते हुए उसे खुद से दूर झटक दिया, जैसे वो कोई अछूत हो। काजल मुश्किल से खुद को संभालते हुए हैरानी से उसे देखने लगी। क्या भानु प्रताप, तुम्हें कोई पागल दिखाई देता है क्या, जो तुम्हारे नीच हथकंडों में आ जाएगा? अपनी औकात में रहो, बल्कि अपने घर चले जाओ, वो ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए। तुम्हारा वजूद इस घर में बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम है। भानु प्रताप तिरस्कार से देखते हुए बोल रहा था। इतने में माया की आंख खुल गई। दरवाजे पे खड़े भानु प्रताप को देखती हुई वो उसकी तरफ आई। तुम सिर्फ मेरे हो भानु, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। काजल अचानक ही भानु प्रताप के करीब होती उसके सीने से लगी और अचानक ही उसके शर्टलेस सीने से अपने होठ रख दिए। उसका दिल शिद्दत से चाह रहा था कि भानु प्रताप भी उसे वैसे ही टिप किस करे जैसे वो माया को कर रहा था। उसकी इस हरकत पर भानु प्रताप का गुस्सा बहुत बढ़ गया। झटके से उसे पीछे किया। अभी वो कुछ कहता कि माया को अपने पास खड़ा देख वो चौंक गया, जिसकी आंखों में दर्द और आंसू थे। भानु को उसकी सुनहरी आंखें आंसुओं से भीगी हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो काजल को भूलकर माया की ओर मुड़ा। माया, अंदर चलो, वो उसका अंदाज देखता हुआ बोला, जबकि माया ने उसकी बात नहीं सुनी और 2 कदम आगे बढ़कर काजल के सामने आकर खड़ी हो गई। काजल कुछ कहती इतनी ही देर में काजल के गाल पर एक थप्पड़ लग चुका था। काजल ने गाल पर हाथ रखकर हैरानी से अपनी छोटी बहन को देखा। शर्म नहीं आती आपको? क्यों आई हैं यहाँ? माया गुस्से से चिल्लाई। ये मेरी जगह है माया, तुम आई हो बीच में। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। अपने बहन के पति पर डाका डालते हुए काजल भी गुस्से से पागल हुई। पति माया ने तंज कसा। आप भूल रही हैं, भानु प्रताप ने आपको तलाक दे दी है, तो बेहतर होगा आप यहाँ से इज्जत के साथ चली जाएं। माया का अंदाज ही निराला था, जिसे देखकर भानु प्रताप भी हैरान हुआ था, लेकिन खुश भी था। मैं कहीं नहीं जाऊंगी माया, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। भानु प्रताप कल भी मेरा था, आज भी मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा, समझी तुम? काजल गुस्से से फुनकारी थी। माया ने उसे जवाब देने की बजाय मुड़कर भानु प्रताप को देखा, जो उसे ही देख रहा था। माया ने आगे बढ़कर भानु प्रताप के होठों को अपने होठों की पकड़ में ले लिया और उन पर अपना सारा गुस्सा निकालने लगी। उसकी इतनी हिम्मत पर काजल ने हैरान होकर उसे देखा था, जबकि भानु प्रताप को तो अपना दिल पसलियां तोड़कर बाहर आता महसूस हुआ। वो इस कदर गुस्से से उसके होठों पर जोर डाल रही थी कि अपने दांतों से 2 बार काट भी चुकी थी, लेकिन भानु प्रताप ने एक बार भी उसे खुद से दूर नहीं किया
और ये बात काजल को जला गई थी। भानु प्रताप ने आंखें मूंदे उसकी शिद्दत को सहा था, एक बार भी उसके साथ नहीं दिया था। जानता था उसकी शिद्दत वो सहन नहीं कर पाएगी और पीछे हट जाएगी, और यही तो भानु प्रताप अब नहीं चाहता था। उसके जवान जज्बात बेचैन हो रहे थे और उनमें माया की हरकत ने जलती पर तेल का काम किया था। अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो रोका भी नहीं था। काजल वहीं खड़ी रह गई थी, जबकि माया भानु प्रताप के होठों से चिपकी दरवाज़ा उसके मुंह पर जोर से बंद करती अंदर चली गई थी। काजल जली बिल्ली की तरह वहां से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। अंदर आते ही माया ने अपनी पकड़ से भानु प्रताप को आज़ाद करना चाहा, लेकिन अब भानु प्रताप का इरादा बदल चुका था। उसने हाथ उसकी कलाई में डालकर उसे अपने सीने से जोर से दबा लिया। क्या हरकत थी ये? अपने गीले होठों की तरफ इशारा करते हुए पूछा, जिन पर उसने बाइट भी कर रखी थी, और अब हल्की हल्की छलकती खून की बूंद की तरफ भानु प्रताप ने इशारा किया था। छोड़ो मुझे, आपको शर्म नहीं आई? उसने आपको चूमा और आप चुपचाप खड़े रहे। बहुत तलब हो रही है ना आपको? बहुत जज्बात मचल रहे हैं तो आपकी पत्नी हूँ मैं। यहाँ अपने जज्बातों को सुकून पहुँचाओ मुझसे, लेकिन किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो जान से मार डालूंगी आपको। माया गुस्से से उसके गाल तक पहुंच चुकी थी। भानु प्रताप बिना पलके झपकाए उसके शब्द सुनकर गहरा हैरान हुआ था। वो उसे ऑफर कर रही थी। भानु प्रताप को उसे लगता था कि वो एक कमजोर इंसान है जो किसी के साथ भी। भानु प्रताप ने मुश्किल से अपने अंदर उठ रहे जज्बातों को काबू किया और बहुत आराम से अपना कॉलर माया के हाथों से छुड़ाया, जिसे उसने अगले ही पल फिर से पकड़ लिया। दोनों की नज़रें मिली। एक की आंखों में आंसू और दर्द था, जबकि दूसरे की आंखों में चेतावनी। आप मुझे पीछे नहीं हटा सकते भानु प्रताप, मेरा हक है आप पर। वो एक एक शब्द पर जोर देकर बोली। ये हक जताना तुम्हें महंगा भी पड़ सकता है माया, गंभीर लहजे में कहता वो माया का दिल धड़का गया। माया की पकड़ अपने आप ढीली हो गई। भानु प्रताप ने उसके हाथ अपनी पकड़ में लेते हुए अपने गले के चारों ओर लपेट दिए और अपने हाथों को उसकी नाजुक कमर पर रखते हुए वो उसे थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर अपने चेहरे के सामने लाया, और माया का सारा खून उसके चेहरे पर सिमट कर आ चुका था। मेरी तलब पूरी करने की ताकत है तुम्हें? वो उसकी नाक से नाक रगड़ता, आंखों में नशा लिए पूछता उसकी बोलती बंद कर गया था। वो तो भावनाओं में आकर डायलॉग बाजी कर रही थी, लेकिन भानु प्रताप तो सच में भावनाओं में आ गया था। उसका अंदाज देखकर माया को खतरे की घंटी सुनाई दी। वो पीछे हटना चाही, लेकिन भानु की पकड़ से खुद को छुड़ा ना सकी। भानु प्रताप ने उसे कमर से पकड़कर खींचा और अपने सीने से लगा लिया। उसकी धड़कनों का शोर वो अपने सीने में महसूस कर रहा था। बहुत शोर मचा रही हैं ये धड़कनें, क्यों ना इनका शोर बहुत करीब से सुना जाए। वो अचानक से उसे अपनी बाहों में भरकर बिस्तर पर ले आया। उसका बदलता अंदाज माया की रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ा गया था। वो चाहकर भी भानु प्रताप को पीछे न हटा सकी, क्योंकि उसे उकसाने वाली वही खुद थी। भानु प्रताप उस पर घटा बनकर छा गया। उसके हल्के हल्के ऐतराज को ध्यान में नहीं लाता उस पर छाया ता चला गया था। रात पल पल बीतती जा रही थी। भानु प्रताप ने माया की चाहत पर पूरी शिद्दत से अपना हक लिया था। अपने होठों से उसकी सिसकियों का गला घोंटते उसमें खोता हुआ खुद को भी खो चुका था। आखिर मामला क्या है? क्यों फ़ोन कर रही हो बार बार? एक बच्ची नहीं संभाली जा रही तुम लोगों से? काजल गुस्से से तिलमिलाकर बोली। दरवाजे के पास से गुजरते ओम प्रकाश ने उनकी बात सुन ली। वे वॉक पर निकले थे, जब लौटे तो काजल की आवाज सुनकर बुरी तरह हैरान हुए। बच्ची? कौन सी बच्ची? वो हैरान थे। अगर बुखार है तो डॉक्टर के पास लेकर जाओ, मुझे क्यों फ़ोन करके तंग कर रही हो? आगे कुछ कहा गया जिस पर काजल घबरा गई थी। मैं माँ हूँ जानती हूँ, लेकिन मुझे उस बच्चे से नफरत है। वो नाजायज औलाद है। उसके इन शब्दों पर ओम प्रकाश का वजूद ही कांप उठा था। मरती है तो मर जाए, जान छूटेगी मेरी उस गंध से, काजल ने गुस्से से कहते हुए कॉल काट दी। अपने पीछे ओम प्रकाश को खड़ा देखकर वो बुरी तरह चौंकी थी। तुम इस कदर गिर जाओगी? काजल, मुझे अंदाजा नहीं था। तुमने तो रात के अंधेरे में एक आदमी के साथ भागकर अपना मुंह काला किया और फिर एक बच्ची को जन्म देकर उसे गंद बोल रही हो। उस मासूम को तुमने न जाने किन लोगों के हवाले कर दिया है। तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर?
वो इस दुनिया में लाई गई है तो सिर्फ तुम्हारी गलती है, ना कि उस मासूम की। गलत काम करके उसे उस दुनिया में लाने के बाद अब तुम उसे गंदगी बोल रही हो, जबकि गंदगी तो तुम हो। तुम्हें अगर महेंद्र उठाकर न लाता उस गंदगी के ढेर से, तो आज शायद तुम भी परिवार की ना होती। पर कहते हैं ना, खून खून पर जाता है। तुम खुद नाजायज थी। कोई तुम्हें पैदा करते ही फेंक गया था, और तुमने भी अपनी परवरिश आग में झोंक कर अपने काम को ऐसे दोहराया जैसे इतिहास दोहराता है। तुम्हारे लिए सिर्फ अफसोस होता है काजल, सच में अफसोस। ओम प्रकाश ने उसकी तरफ नफरत से देखा। अंकल मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो सुना वो सच नहीं है। वो बच्ची मेरी नहीं। काजल फिर से झूठ बोलने लगी। अपनी बकवास बंद करो और मेरे बेटे और बहू के जागने से पहले इस घर से निकल जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी हकीकत सबके सामने खोलूं, इसलिए फौरन यहाँ से निकल जाओ। वो गुस्से से दहाड़ते हुए खुले दरवाजे से बाहर निकलते चले गए। काजल अपने बाल नोचती वहीं ढेर होकर गिर पड़ी थी। सब कुछ उसके हाथ से रेत की तरह फिसलता चला गया था। अब सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचा था। कसमसाते हुए माया ने आंखें खोली तो अपने बहुत ही करीब सोए भानु प्रताप को एक भरपूर निगाह से देखा। उसके चेहरे को मुस्कान ने छुआ था। भानु प्रताप की संगत ने उसे पूरा कर दिया था। उसके दिए हुए वो खूबसूरत पल याद आते ही उसका अंग अंग फिर से महकने लगा था। चेहरे पर गुलाबी रंग सा बिखर गया था। आगे की तरफ बढ़ते हुए उसने भानु प्रताप के गाल पर अपने होठ रख दिए, और ये सब बेकाबू में हुआ था। माया को खुद भी पता नहीं चला था। नर्म गुदाज होठों का स्पर्श पाते ही भानु प्रताप की आंखें पलक झपकते ही खुल गई थीं। माया के चेहरे से मुस्कान पल भर में उड़न छू हो गई थी। इससे पहले कि वो उठकर भागती, भानु प्रताप ने उसे कमर से पकड़कर अपनी धड़कनों से भी ज्यादा करीब कर लिया। कि वाइट शर्ट में थी वो, उसके ऊपरी दो बटन खुलकर उसकी खूबसूरती को उभार रहे थे, और भानु प्रताप की नजरें उसके शरीर के उन खूबसूरत उतार चढ़ाव पर थी। यू आर सो ब्यूटीफुल। वो उसकी कमर पर उंगलियों का दबाव बढ़ाता गंभीर लहजे में बोला था। वो वो मुझे बाथरूम जाना है। माया ने कोई फरार का रास्ता न पाते हुए कहा, मुझे भी। चलो साथ में सावल लेते हैं। वो शर्टलेस था, क्योंकि उसकी शर्ट तो माया के वजूद पर थी। उसका सख्त चट्टानी सीना देखते माया ने फौरन घबरा कर नजरें झुका लीं। क्या हुआ? इतनी खूबसूरत रात के बाद जब सब कुछ ही देख चुका हूँ, तो अब मेरी जान शर्मा क्यों रही हो? अब तो शर्म के पर्दे उतार कर फेंकने चाहिए। वह उठते हुए शरारत से बोला, मैं बेशर्म नहीं हूँ। जाओ शर्ट पहनो, माया ने नाराजगी से कहा। तो भानु प्रताप ने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। मेरी शर्ट तो मेरी जान के वजूद पर है। एक बार इसे उतारी तो एक अलग ही सीन देखने को मिलेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है खुद को बहकने से रोक नहीं पाऊंगा, जो अभी मेरी जान अफोर्ड नहीं कर सकती। भानु प्रताप ने उसके गाल पर हल्की सी बाइट करते मोहब्बत से चूर लहजे में कहा, आप मुझे बाइट्स क्यों करते हैं? इतने तेज दांत हैं आपके। वो नाराजगी से बोली, तुमसे कम है यार। कल जो तुमने मेरे होठों पर जख्म दिया, वो होठों से सीधा दिल पर जा लगा। गंभीर लहजे में कहता वो उसके होठों के साथ अपने होठों को छूने लगा। आप कितने जुनूनी हैं भानु। माया ने शर्माते हुए अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। अभी तो सिर्फ एक रात बीती है और तुम मुझे जुनूनी कह रही हो। अभी तो पूरी जिंदगी तुम्हें इस जुनून को सहना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले हम साथ में शावर लेंगे। वो उसे अपनी बाहों में भर गया। सिर्फ एक शर्ट में थी वो, खिलता गुलाब बनकर उसके सीने में खुद को छुपा गई थी। बाथरूम में वाटब में पानी पूरी तरह भरा हुआ देखकर और उसमें गुलाब की पंखुड़ियां देख माया पूरी तरह कांप गई। उसे भानु प्रताप के इरादे नेक नहीं लग रहे थे। पूरी रात वो अपने जुनून से उसकी जान हिला कर रख चुका था, और अब फिर से माया को अपनी जान जाती हुई महसूस हुई। भानु प्रताप उसे लेकर सीधा वाटब में उतरा। ये सब कब किया? माया हैरान हो रही थी। तुम सोई हुई थी। मुझे सुबह सुबह वॉक पर जाने की आदत है, और सोते हुए मैं बगीचे से ये गुलाब के फूल लेकर आया था। वाटब से टिकता हुआ वो खुद को हर पर्दे से आज़ाद करते हुए माया को अपने और भी करीब कर गया। उसके होठों पर फोकस करने लगा। आप कब जागे? मुझे तो पता ही नहीं चला। बुरी तरह घबराते हुए अंदाज में सवाल आया। मैं सोया ही कब था कि जागूं? वो उसकी नाक के साथ नाक जोड़ता उसकी इकलौती शर्ट भी उसके वजूद से अलग कर गया। आपने कहा था हम शावर लेने आए हैं,
और अब आप? माया शर्माते हुए उसके सीने में छुप रही थी। हाँ लेंगे ना, पर बाथटब के रोमांच के बाद शॉवर आज खोलकर तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी जान मुझे सह सकती है। अपनी बात कहते हुए वह उसके होठों पर जोर से झुका और उसे कुछ भी कहने का मौका दिए बिना अपनी पहुंच में ले चुका था। इस बार वो सच में जुनून दिखा रहा था। माया की जान निकल रही थी। प्लीज़ पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे यहाँ से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊँगी? वो रोते हुए बोली, जहाँ 2 साल से रह रही थी वहीं चली जाओ। तुम जैसी गंध से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। महेंद्र के शब्द उसके चारों ओर गूंज रहे थे। वो बेध्यान होकर सड़क पर दौड़ी चली जा रही थी कि अचानक एक कान ने उसे जोर से टक्कर मारी थी और वो उछलती हुई दूर जा गिरी। उसके सिर और माथे से खून बहने लगा। उसने आखिरी 2 हिचकियां लीं। गंध का ढेर, यही शब्द उसके होठों पर थे अपने लिए, और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। पापा, आपको उसे अंकल जी के घर भेजना था। भानु प्रताप चिंता से बोला। वहीं भेजा था, लेकिन तुम्हारे अंकल ने भी उसे घर से निकाल दिया। वो इस काबिल ही नहीं थी बेटा कि उसके साथ कोई रिश्ता रखा जाता। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों की हंसती खिलखिलाती दुनिया को उसकी नज़र लग जाए। वो मुंह फेर कर बोले थे। पापा, आपको मैंने भगवान पर भरोसा होना चाहिए। भानु प्रताप, तुम उसकी तरफदारी ना करो तो बेहतर है। तुम कुछ नहीं जानते वो कितनी बड़ी झूठी है। उसने क्या किया है तुम जान जाओ तो सब सब जानता हूँ पापा। अब से नहीं, पिछले 1 साल से। भानु प्रताप ने जैसे उन पर बम गिराया था। पास खड़ी माया भी हैरानी से उसे देख रही थी। वो अस्पताल में थी अपनी बच्ची को जन्म देते हुए। वो कितनी तकलीफ सह रही थी मैंने देखा था, लेकिन वो फिर भी नहीं बदली। वो कह रही थी कि सब जानता था। उसे अपनाना होता तो कब का अपना चुका होता पापा, लेकिन वो इस काबिल नहीं थी कि उसे अपनाता। मैं उसी दिन तलाक के कागज़ बनवा लिए थे, लेकिन साइन नहीं कर सका, पर माया से शादी से पहले साइन कर दिए। एक नज़र माया पर डाली जो हैरानी से उसे सुन रही थी। मैंने माया को पूरे दिल से अपनाया है पापा। मैं आपका बेटा हूँ, मजबूत इरादों का मालिक हूँ। कोई भी काजल जैसी लड़की आपके बेटे को तोड़ नहीं सकती। भानु प्रताप के पक्के लहजे पर ओम प्रकाश जी ने बेटे को सीने से लगा लिया। उन्हें अपने बेटे के संस्कारी और मजबूत होने पर गर्व था। माया की आंखों में आंसू बहने लगे। ओम प्रकाश जी ने उसे भी अपने सीने से लगा लिया। बस बेटा, रोना बंद करो। जो गुजर गया उसे भूल जाओ। अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती से आगे बढ़ाओ। ओम प्रकाश के नंबर पर कॉल आने लगी तो वो कॉल रिसीव करने के लिए बाहर चले गए। ये सुनो, इधर आओ। भानु प्रताप ने एक सिंगल सोफे पर विराजमान होते हुए हाथ के इशारे से माया को अपने पास बुलाया। वो खफा होकर उसे देखती उसके पास जाकर खड़ी हुई। उसने 1 साल तक उससे सब कुछ छुपाया था। भानु प्रताप ने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठाया। मेरी जान नाराज है, पकड़ते हुए वो अपनी तरफ मोड़ते उसके गाल पर हाथ की उंगलियां फेरते हुए गंभीर लहजे में बोला, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, लेकिन उसमें कोई ख़ास बात नहीं थी जो बताता। और वैसे भी जिन लोगों की मेरी ज़िंदगी में कोई हैसियत नहीं होती, मैं उनके बारे में सोचता भी नहीं। उसके गालों पर अपने होठों की ड्रेसिंग करता वो उसे चिढ़ाने पर मजबूर कर गया। भानु प्रताप, ये रूम नहीं है हमारा। वो उसकी बेबाक तबीयत से एक ही रात में अच्छी तरह वाकिफ हो गई थी। अच्छा, तो मेरी जान को रूम में जाना है तो फिर चलो। भानु प्रताप ने तुरंत उसे गोद से उठाया तो माया घबरा कर उसे देखने लगी। वो इतना रोमांटिक होएगा माया ने कभी सोचा भी नहीं था। खड़े होने की जगह दी, बैठने की बजाय वो तो पूरा का पूरा लेट ही गया था। भानु प्रताप उसे कमरे में लाते हुए दरवाज़ा लॉक कर गया था। उसे पता था अपनी जान को कैसे काबू में करना है। तेरे मिलने से जैसे हर अधूरापन पूरा हो गया। दिल जो खाली था बरसों से, वो तेरा होकर जागा। तेरी हंसी में सुकून है, तेरी बातों में बहारें हैं। तू पास आया तो जैसे दिल की सब दीवारें हटी। तेरे बिना जो अधूरा था आज वो मुकम्मल हुआ। इश्क अब ख्वाब नहीं, हकीकत का सिलसिला हुआ। तेरे लम्हों में मैं खुद को भूल जाया करता हूँ। तेरी आंखों में मैं अपना घर पाया करता हूँ। अब ना कोई फिक्र है, ना कोई दूरी का डर है। तू साथ है तो हर मौसम लगे प्यार से भरा। ओम प्रकाश के नंबर पर महेंद्र साहब का कॉल आया था, क्योंकि काजल की बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और फूलमती ने उन्हें हॉस्पिटल में बुलाया था। जो कुछ भी हुआ था उस बच्ची का इसमें कोई कसूर नहीं था, और वो दिल बड़ा करते हुए अस्पताल पहुँचे थे। उनका इरादा था वो बच्ची को अपने साथ लेकर आएंगे
और भानु प्रताप और माया की गोद में डाल देंगे। उन्हें पूरा यकीन था कि दोनों उनकी बात से इनकार नहीं करेंगे और बच्ची को अपना लेंगे। लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचे, बच्ची की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी और उनके जान के 5 मिनट बाद ही वो बच्ची भी इस दुनिया से चली गई थी। उनकी आंखों से आंसू टूट कर गिरे थे। जो कुछ भी हुआ था सही नहीं हुआ था। उन्होंने उस मासूम के वजूद को अपने सीने से लगा लिया और उसे लेकर अपने घर आ गए। पूरे रस्म रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। भानु प्रताप, माया और ओम प्रकाश जी भी महेंद्र जी के साथ थे। सब लोगों को ही काजल और उस बच्ची की मौत का गम था, लेकिन काजल ने अपने किए की सजा पाई थी और साथ में वो मासूम सी बच्ची भी काजल के गुनाहों की भेंट चढ़ चुकी थी। धीरे धीरे जिंदगी रूटीन पर आने लगी थी। भानु प्रताप और माया अब अपनी जिंदगी में पूरी तरह मग्न हो चुके थे, एक दूसरे के प्यार में डूब चुके थे। हर किसी ने काजल को अपने दिल से निकाल दिया था, क्योंकि जो कुछ उसने किया था वो माफ़ी के लायक नहीं था। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।